ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने को रोडमैप तैयार हो गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच आमने सामने की बैठक की व्यवस्था चल रही है। उन्होंने इसे लगभग 3.5 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक बहुत अच्छा और प्रारंभिक कदम बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी। दरअसल ट्रंप ने यूरोपीय नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अचानक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन कर दिया। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली, जिसमें दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन की सीधी वार्ताओं को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच में ट्रंप से जेलेंस्की की मुलाकात, युद्ध रोकने पर दोनों ने बातचीत की है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का बयान सामने आया, जल्द ही पुतिन जेलेंस्की की बैठक होगी, पुतिन से बातचीत के लिए तैयार। पुतिन हालांकि कुछ मांगों को लेकर अड़े हैं। हालांकि अब जेलेंस्की की मुलाकात जब हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद में जेलेंस्की कहते हैं कि वो पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार है और जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता भी देखी जाएगी। अब ये मुलाकात के बाद युद्ध विराम देखने को मिलेगा या और ज्यादा जंग धधकती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात। इसी बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। बैठक के दौरान ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप और पुतिन के बीच में 40 मिनट तक बातचीत चली है। ट्रंप ने त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में पुतिन को जानकारी भी दी है। 40 मिनट के बाद इससे पहले 3 घंटे की मुलाकात, जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात हुई है। यूरोप के तमाम नेता भी इसमें मौजूद थे। अब युद्ध विराम होगा या महाविनाश, ये देखने वाली बात। त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही तैयार। जिस डायलॉग की मांग शुरुआत से ही की जा रही थी, आखिर 3.5 सालों के बाद ये डायलॉग देखने को मिलेगा ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन के बीच में। अब ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात और क्या कुछ हुई है बात, क्या बनी बात। रूस यूक्रेन जंग के बीच में ट्रंप से ये मुलाकात जेलेंस्की की, युद्ध रोकने पर दोनों ने बातचीत की है। ट्रंप बोले हैं जल्द ही पुतिन जेलेंस्की की बैठक हो गई। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से बातचीत के लिए वो तैयार हैं। पुतिन जेलेंस्की के बीच में बैठक की रूपरेखा बन गई है, रोडमैप बन गया है। बैठक के दौरान ट्रंप ने पुतिन को फोन भी किया। ट्रंप और पुतिन के बीच में 40 मिनट तक बातचीत हुई है। ट्रंप ने त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में पुतिन को जानकारी दी है। बैठक में यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने युद्ध खत्म करने पर वार्ता पर जोर दिया है। आगे और भी बातचीत के लिए सभी सहमत हुए हैं। सभी ने शांति और समाधान पर सहमति भी जताई है। रूस यूक्रेन में फिलहाल सीज फायर अभी नहीं है। तो ये बैठक, त्रिपक्षीय बैठक अब देखने को मिलेगी। बैठक में कौन कौन शामिल था ये भी आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे थे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इसमें मौजूद थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस बैठक में आए हुए थे और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, नाटो महासचिव मार्क रूट, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल थे। और इसके बाद पुतिन को भी फोन मिलाया गया था ट्रंप द्वारा, जहां पर 40 मिनट की बातचीत और सहमति फिलहाल युद्ध विराम को लेकर, शांति बहाली को लेकर ही बन रही है। लेकिन अब देखना होगा कि कहीं एक बार फिर से पुतिन अपनी मांगों को लेकर अड़िग ना नजर आए, क्योंकि जेलेंस्की ने तमाम मांगों को लेकर पहले ही इनकार कर दिया है सहमत होने से। आइए इस पर और बातचीत करें। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर मनोज कुमार जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अब रास्ता खुल गया है, क्या लगता है क्या पॉजिटिव आउटकम कल की मुलाकात का रहा और क्या पॉजिटिव आउटकम इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, ये वार्ता किसी भी, जब दो देश युद्ध में जाते हैं तो ये वार्ता के माध्यम से ही शांति व्यवस्था कायम की जाती है। लेकिन आप पिछले 3.5 साल से जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस जो पूरा वर्ल्ड इश्यूज को जूझ रहा था और ट्रंप ने जिस तरीके से पहल की और चुनाव में मतलब प्रेसिडेंट बनने के पहले से लेकर और उसके बाद भी, अभी उनका कल आया कि ये जितना वो आसान समझते थे उतना आसान है नहीं, ये सारी चीजें निकल के आई। अभी अलास्का समिट में जिस प्रकार से ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई और उस बातचीत में रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन एक शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दोनों देश एग्री हैं और ऑब्वियस है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो ये युद्ध विराम होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जिसके चलते पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हर तरीके से, चाहे आर्थिक पक्ष हो या मानवीय पक्ष हो, दोनों नुकसान हो रहा है। अब उसमें एक तरीके से आप देख सकते हैं कि रसिया जिस तरीके से लगभग यूक्रेन के 20% एरिया को कैप्चर कर लिया है, और जिस तरीके से वन साइडेड जो जेलेंस्की अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मतलब 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग हो रही है और 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही है, और जेलेंस्की अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरे यूरोपियन नेशन के जो 7 नेशन हैं उनके प्रतिनिधि उनके साथ जा रहे हैं। और जिस तरीके से ट्रंप पे एक प्रेशर बनाने का इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन के माध्यम से, और खास करके जो यूरोप के जो नेशंस हैं उसको लेके एक पहल हुई है। लेकिन उसमें आपने खुद अभी अपने चर्चा में बताया कि टेलीफोनिक उस मीटिंग को छोड़ के ट्रंप पुतिन से बात भी की है लगभग 40 मिनट तक। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि आज के इस पूरे डिस्कोर्स में रसिया का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, और वो अपने शर्तों से समझौता करने को तैयार नहीं होने वाला है। अब रही बात, जेलेंस्की भी शांति व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की उनका जो अप्रोच रहा है पिछले 3.5 सालों में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसमें अपना एक इंटरेस्ट देख रहा है कि हम किस तरीके से यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करें, और जिसके माध्यम से, देखिए ये युद्ध तो हम सबको दिख रहा है, लेकिन इस युद्ध के पीछे आप देखिए कि अमेरिका और रसिया भी कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी विश्व राजनीति के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक लाइन खड़ा होने जा रहा है, जिसका आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में एक दूरगामी परिणाम मिलेगा। और तीसरी तरफ एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी कल पुतिन ने अलास्का मीटिंग के बाद से देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी टेलीफोनिक बात की है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस पूरे जो युद्ध में स्टेक होल्डर्स तो रसिया और यूक्रेन हैं, लेकिन उसके साथ साथ विश्व की 2 बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और भारत का भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से युद्ध विराम को स्थापित किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला जो समय है, अभी 15 दिन का जो समय इन्होंने दिया है कि बाइलेटरल यूक्रेन और रसिया के बीच में बैठेंगे ये लोग, और ये त्रिस्तरीय बातचीत के लिए भी तैयार हो चुके हैं जेलेंस्की। तो मुझे लगता है कि इसमें ऑब्वियस है कि अब क्या बार्गेनिंग होता है, क्या डीलिंग होता है, उसके आधार पर ये सारी चीजें तय होंगी। अभी की जो स्थिति दिख रही है उसमें ऑब्वियस एक पॉजिटिव पहल है, और इसमें यूक्रेन भी एक कदम आगे बढ़ा है, और रसिया ने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रंप को बता दिया है, और उसी के आधार पे ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कल की वार्ता में कितना पॉजिटिविटी, कितना पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है? मैडम, मैं 3-4 बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता हूं। ये सोमवार के अंदर जिस प्रकार की ये जो बैठक हुई है व्हाइट हाउस के अंदर यूरोपियन लीडर्स की और प्रेसिडेंट यूक्रेन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद, ये एक पॉजिटिव संकेत जाता है कि अब जो है विश्व के शक्तियां जो है वो चाहती हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुके और किसी प्रकार से शांति का रास्ता दिखाई दे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में, जहां आज के समय के अंदर 2 देशों का जो युद्ध होता है वो सिर्फ सीमित नहीं रहता उसी क्षेत्र के अंदर, बल्कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है पूरे वर्ल्ड को जो है प्रभावित करता है। इन दोनों देशों के युद्ध की वजह से सैनिकों की, जहाँ देश के नागरिकों की जान और माल का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि पूरे विश्व के ऊपर एक प्रकार से ऊर्जा संकट है, आर्थिक संकट है, और विश्व की आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी चरमरा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूं कि आज की तारीख के अंदर जो प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं वो सबसे वीक, सबसे अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल और लाउड माउथ जिसे बोलते हैं बड़बोला किस्म का व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के प्रेसिडेंट है। वो कभी कुछ कहते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं, और उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उनकी ईगो प्रॉब्लम। अब जिस समय 2 कंट्रीज के बीच में किसी प्रकार की डील होती है तो हमें उन 2 शिखर नेताओं की मानसिक स्थिति के बारे के अंदर भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो आप कयास लगा सकते हैं कि डायलॉग के बाद या शिखर सम्मेलन के बाद किस प्रकार का जो है आउटकम निकलेगा। खैर छोड़िए इन बातों को, अब बात करते हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करने की जो गारंटी लेते हैं, हालांकि अमेरिका ने अपने अभी तक कोई पत्ते साफ नहीं किए हैं। यूरोप वाले कहते हैं कि हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे, अपनी रेसिस्टेंस फोर्स को यूक्रेन के अंदर लगा लेंगे। तो ये बात देखने वाली है कि इससे जो है रशिया के ऊपर कितना दबाव पड़ता है।
मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रशिया के प्रेसिडेंट क्या राजी होते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ शिखर सम्मेलन के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। अगर बाई चांस इनकी आपस के अंदर बातचीत हो जाती है और बाद में जो है ट्राइलेटरल मीटिंग हो जाती है इन तीनों की, तो उसके बाद जो है जो संभावित बातों के ऊपर हम कयास लगा सकते हैं, तो उसके अंदर से सबसे पहला आ जाता कि सीमित युद्ध की स्थिति बन सकती है कि किसी प्रकार का जो है जो कोई एग्रीमेंट आ सकता है जिसके अंदर से जो है युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए और जितने अनाज वगैरह का जो एक्सपोर्ट करना है या बाकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो कार्रवाइयां करनी है उनको चला जाए। लेकिन ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रशिया जो है कहां तक जो है अपना ब्रीदिंग स्पेस देता है, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो जो है वो जितना उन्होंने यूक्रेन का इलाका जीता हुआ वो उसको वापस नहीं करेंगे। दूसरा जो है वो यूक्रेन को चाहते हैं कि वो नाटो के अंदर ना सम्मिलित हों। ये तो उनका रेड फ्लैग उन्होंने किया है। लेकिन चलिए एक कयास लगा लेते हैं कि और क्या हो सकता है। युद्ध कुछ समय के लिए जो है फ्रीज हो सकता है। फ्रीज का मतलब ये है कि छोटे मोटे जो अटैक चलते रहेंगे, लेकिन सैनिकों का जो एक्सचेंज है, जो सैनिक जो बंदी बने हुए हैं उनको दिया जा सकता है और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कार्रवाइयां हो सकती हैं। दूसरा जो है कोई किसी प्रकार की कोई मिनी डील हो सकती है। मिनी डील से मेरा अभिप्राय ये है कि यूरोप और यूक्रेन ये राजी हो जाए कि कुछ इलाका जो है वो रशिया अपने पास रख सकता है और बाकी इलाके से जो है रशियन फोर्सेस जो हैं वहां पे अटैक नहीं करेंगी और वहां से निकल सकते हैं। और सब्सिक्वेंटली जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बाकी जिस प्रकार के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक जहां स्केरी इशू है कि कोई भी बात नहीं बनती है और उसके बाद युद्ध जो है वो तेजी के साथ हो सकता है। तो ये हमें आने वाले दिनों के अंदर हमें कयास लगा सकते हैं कि जब इन लोगों की बैठक होती है और उस प्रकार से किस प्रकार से जो है दोनों पार्टीज जो है आपस में गिव एंड टेक की नीति को अपनाते हैं। लेकिन मैडम एक बात के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जिस समय ये सुरक्षा गारंटी की बात हुई है अमेरिका के द्वारा भी सुरक्षा गारंटी प्रदान करने की, तो वहां से जो है एक बहुत सख्त रिएक्शन जो है रशिया की तरफ से आ गया है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा गारंटी जो है चाहे अमेरिका या नाटो फोर्सेस दे। बीच में ये बातचीत हो रही है कि नाटो फोर्सेस का जो आर्टिकल 5 है जो कहता है कि अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो बाकी बचे हुए भी देश मिलकर जो है उस आक्रमण करने वाले देश के ऊपर हमला करेंगे और बचाव करेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हो सकता है कि यूक्रेन को वो नाटो में ना शामिल करें, लेकिन ओनली आर्टिकल 5 जो है वो यूक्रेन के ऊपर लागू कर दें। इसको देखना पड़ेगा कि रशिया किस प्रकार से इसके ऊपर इंटरेक्ट करता है। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि रशिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो है कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि उसके दरवाजे के ऊपर आकर जो है नाटो फोर्सेस आकर बैठ जाती हैं। अब ये जेलेंस्की जो है ये अपनी पोस्चरिंग कर रहा है। जिस समय 15 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच के अंदर बातचीत हो रही थी अलास्का के अंदर, उसी समय जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के नेताओं के साथ मिल रहे हैं और वो एक प्रकार से वो प्रेशर बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उनके फेवर के अंदर जो है बातचीत हो। लेकिन इंप्रेशन ये भी दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन जो है वो आपस के अंदर उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है और किसी स्टेज के ऊपर यूरोप के लीडर्स को और जेलेंस्की को भी ये डाउट है कि कहीं यूक्रेन के इंटरेस्ट को जो है सरेंडर ना कर दिया जाए और पुतिन के साथ अपना दोस्ती का रिश्ता जो है रशिया निभाना चाहता। अगर आप इतिहास में जाते हैं तो अमेरिका ने, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार है या सेकंड वर्ल्ड वार है, अमेरिका ने हमेशा उस हिस्से
जहां उस फोर्सेस का साथ दिया है जो कि जीत रहे हैं। अगर आप इनका इतिहास देख लीजिए। और ट्रंप के ऊपर मेरा ये मानना है कि ट्रंप के ऊपर पूरी तरह से जो है विश्वास नहीं किया जा सकता। वो किस बिल्कुल, समय ये तो यू वो टर्न खुद ले भी ले। बोलते हुए नजर आई है कि मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूँ, और ये कई बार उनके बयानों से साफ भी हुआ है। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ प्रोफेसर मनोज कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब ट्रंप की कहीं ना कहीं साख की सवाल यहाँ पर खड़ा होने लगा है, क्योंकि अब जिस तरीके से वो लगातार हस्तक्षेप कर इस पूरे युद्ध को रुकवाने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन भी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि देखिए ये रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है 3.5 साल से चल रहा है। लेकिन अभी जो मैं मतलब मुझे जो दिख रहा है और पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है कि ये जो वार्ता, चाहे अलास्का की वार्ता हो या व्हाइट हाउस की वार्ता हो, आप समझ सकते हैं कि इस पूरे दोनों वार्ता में जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि रसिया और अमेरिका ये दोनों क्लोज हो रहे हैं और इन दोनों का अपना आपस में बिजनेस। अभी देखिए अलास्का की मीटिंग के बाद से जो उनका जो मूल एजेंडा निकल के आया कि वो अपने मिनरल्स पे बात किए, जो उनके खनिज पदार्थ है उस पे बात किए कि हम कैसे और व्यवसाय को बढ़ाए, जो उनका स्पेस का जो उनका मिशन है उसके लिए उन लोगों ने कम्युनिकेट किया आपस में, उसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी के लिए बात किया। तो मुझे लगता है कि ये आप इस रसिया और यूक्रेन क्राइसिस तो ठीक है, लेकिन इसके बीच में ट्रंप कहीं ना कहीं एक तरीके से रसिया, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं पिछले 2 दशकों से जिस तरीके से अमेरिका और रसिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट और टेंशन रहा है, चाहे रिपब्लिकन्स रहे हो या डेमोक्रेट्स रहे हो, लेकिन आज उसमें कहीं ना कहीं वो आइस पिघलते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन दोनों देश के लिए। और इसमें रही बात, देखिए आज तक जो जितने भी यूरोपियन के जो नेशंस हैं, ये अभी हमारे इसके पहले जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स बता रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि ये जो आर्टिकल 5 है आज के इस 21st सेंचुरी में, इस ग्लोबलाइजेशन में कहीं से एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप अपने आप को गैंग अप कर रहे हो कि मेरे ऊपर अगर किसी तरीके का अटैक होगा तो हम दूसरे पे सब मिलकर अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि रसिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को अभी इसका जो ट्रीटमेंट किया है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा ही एक लेसन है। क्योंकि आज देखिए, आज यूक्रेन क्राइसिस में यूरोप कहीं से भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ हथियार और पैसा प्रोवाइड कर रहा है, उसके एक सैनिक नहीं मारे जा रहे हैं। सफर कौन कर रहा है? यूक्रेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो यूरोपियन और खास करके जो वेस्ट नेशन की जो एक पॉलिसी रही है कि किस तरीके से हम डिस्टर्ब क्रिएट करके रखें और एक बफर स्टेट बना के रखें और वहां के रिसोर्सेज को कब्जा करें, तो मुझे लगता है कि इस बार रसिया ने इस चीज को भली भांति समझ लिया है और रसिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस चीज को समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वेस्ट का और अमेरिका का जो साख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिटोरिएट कर रहा है, वो आने वाले समय की एक बड़ा ही शुभ संकेत है। क्योंकि देखिए हिस्ट्री हमेशा चेंज होते रहता है और विश्व की राजनीति जिस तरीके से बढ़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, आप देख सकते हैं कि अमेरिका वो हर काम कर रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि आज का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस है वो बड़ा ही एक तरीके से मतलब विश्व की राजनीति में एक मैसेजिंग वाला भी है और हर देश को समझने की जरूरत भी है। क्योंकि आज हर देश सॉवरन स्टेट है और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के सारे लोग काम कर रहे हैं। आप उसी कड़ी में मैं एक चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि भारत की उभरती हुई शक्ति को देख के आप देख सकते हैं किस प्रकार से अमेरिका ने पिछले 20 साल के संबंधों को एक टेररिस्ट कंट्री के साथ जाके जो एक बैठ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जब आप अपने सेल्फ रिलायंट जब आप होते हैं तो किस प्रकार से जो वेस्ट के जो नेशन है किस तरीके का एक नेगेटिव अप्रोच लेके आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें सारे देश आप इस चीज को समझ रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है जो कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे सबकी नजर है। तो मुझे लगता है कि जब वेस्ट और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा तो बाकी देश भी इस चीज को करेगा और रसिया उसी के तर्ज पे इस चीज को लेके आगे बढ़ेगा। और ये बाइलेटरल हो या त्रिस्तरीय हो, जब तक उसका इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा मुझे नहीं लगता है कि इस बार रसिया बिल्कुल पीछे हटने वाला है। जी हर्षा जी, बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर लगातार रशिया अड़िग भी है और ये साफ अभी जो हाल फिलहाल ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी उसमें भी वो बोलते हुए नजर आए थे। हालांकि जेलेंस्की ने भी सहमति नहीं जताई है, जेलेंस्की भी फिलहाल इन शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं। अब आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में यूक्रेन की भी बड़ी मांग देखने को मिली है। अमेरिका से खरीदेगा हथियार, $100 अरब के हथियार खरीदेगा यूक्रेन। 50 अरब ड्रोन डील की दरकार की गई है, यूरोपीय देश फंडिंग करेंगे। तो कल की मुलाकात के बाद ये एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि अब $50 अरब ड्रोन डील की दरकार हुई है, यूरोपीय देश इसको फंड करेंगे और अब वेपनरी खरीदी जाएगी, अमेरिका से ये वेपनरी खरीदी जाएगी। ये बड़ी मांग यूक्रेन ने की है, अमेरिका से हथियार खरीदेगा यूक्रेन
और 50 अरब डॉलर ड्रोन डील की दरकार भी है। इसके अलावा यूरोपीय देश फंडिंग करने वाले हैं। ये तमाम बड़ी बातें और इस पूरी बैठक में, हालांकि अभी त्रिपक्षीय वार्ता होनी है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस महा मुलाकात के बाद युद्ध विराम देखने को मिलता है या महाविनाश। 100 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन खरीदेगा। दिनेश शर्मा जी, आपके पास में आऊंगी। हथियार की डील, वेपनरी की डील यहां पर हो गई है और त्रिपक्षीय वार्ता की डील यहां पर हो गई, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी बातें होने के बाद भी सीज फायर का ऐलान नहीं हो पाया। मैडम, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अमेरिका का रोल जो ये अपने आप को बहुत बड़ा रेफरी बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये पहले स्टेटमेंट देते हैं जो चंद एक वीक बैक या महीने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम पूरे हथियार जो है नाटो कंट्रीज को भेजेंगे। नाटो कंट्रीज जो है हथियारों की पेमेंट जो है वो अमेरिका को करेगी। उसके बाद नाटो जो है यूक्रेन को हथियारों की जो है सप्लाई करेगी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो फोर्सेस को कहा है कि आप अपनी जीडीपी का 5% जो है अपने सैन्य सामान के ऊपर खर्च करें। इसका क्या मतलब हुआ? 5% अगर आप जीडीपी का खर्च करते हैं तो हथियार जो है आप अमेरिका से खरीदेंगे, उसका खुद का इंटरेस्ट। तीसरी बात आप कर रहे हैं कि आपने जो है फरवरी के महीने के अंदर जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर इतना प्रेशर डाला है और उससे आपने रेयर अर्थ मटेरियल की जो है वो डील साइन करवा ली है। तो आप किस एंगल से आपको ये लगता है कि ये इतने सीरियस हैं या ये इस प्रकार से युद्ध को रुकवाना चाहते हैं? हर इनकी स्टेटमेंट, हर किस्म की जो इनकी डील है, उनके अंदर यही दर्शाता है कि ये अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार का भी लव लॉस नहीं है कि यूक्रेन का क्या हो रहा। इनके आगे इस समय सिर्फ जो है एक ही मुद्दा या एक ही मकसद है कि मुझे जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये डिसाइड करेंगे अब रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन साहब डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्योंकि जैसा मैंने सेगमेंट के शुरू के अंदर कहा था कि आपको जिस समय दो लीडरों के अंदर किसी प्रकार की बातचीत होती है तो उन्हें उनकी जो है मानसिक स्थिति और उनकी बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है पैदा हुए हैं विद ए सिल्वर स्पून। ये अपनी उम्र भर रहे हैं टीवी पर्सनैलिटी रहे हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो आप क्या टीवी पर्सनैलिटी, क्या आप तो टीवी का चैनल खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए पुतिन साहब जो हैं वो एक नॉर्मल फैमिली के अंदर पैदा हुए और उसके बाद जो है उन्होंने 1 दशक से ज्यादा जो है केजीबी के अंदर जो रशिया की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम किया। 1999 से लेकर अब तक तकरीबन 25 साल से वो राजनीति के अंदर है। वो एक सुलझे हुए राजनीतिक हैं और एक इंटेलिजेंस का या खुफिया विभाग का आदमी जो भी होता है वो हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो है वो तैयार करके रखता है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इनका किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही नहीं है। पिछली बार ये प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट से हटे तो इन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर एक प्रकार का दंगा करवा दिया। तो ये बड़बोले हैं और ये जिस प्रकार से ये अपनी इमेज ब्रांडिंग के अंदर लगे हुए हैं, बल्कि दशकों पुरानी जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको इन्होंने बैक बेंचेस के ऊपर रख दिया हुआ। अब आप देख लीजिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा और भारत के ऊपर ये 50% टैरिफ लगा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि तुर्की को कुछ बोल सके। तुर्की जो नाटो का मेंबर है, तुर्की भी रशिया से तेल लेता है। चाइना के साथ इन्होंने 145% टैरिफ लगाया था और फिर उसके बाद जो है इन्होंने यू टर्न ले लिया जैसे ही चाइना ने इनको रेयर अर्थ मटेरियल जो है देने बंद कर दिए हैं। उसके बाद चाइना जो है वो हमसे भी ज्यादा तेल लेता है, लेकिन चाइना के सामने इनकी बोलने की स्थिति नहीं है। अपनी बेइज्जती को और फर्दर 90 दिन के लिए करने के लिए भारत तेल खरीदता है, इसके चलते भारत पर अधिकतर टैरिफ लगाया और उसके बाद भी ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि भारत ने अब तेल लेना कम कर दिया है, जबकि ये स्टेटमेंट अगर जाता तो भारत की तरफ से जाना चाहिए था। खैर, अब इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात, लेकिन आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।
उत्तर प्रदेश